जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, फिट है? आखिरकार शुक्र है मंडे गुजर गया। मैंने आपको पहले भी बताया था ना सैटरडे को कि मंडे मेरा एक ऐसा दिन है जिसमें मैं कहती हूँ फल्ला मंडे बस गुजर जाए, देन द वीक रोल्स ऑन। संडे के बाद अचानक मंडे इज हार्ड टू डाइजेस्ट। अच्छा जी, जो पते की बात बतानी है फूड से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, वो ये है कि आजकल आप लोग अमूमन मार्केट में एक तो कटा कटाया फल बहुत मिलता है और इवन खीरे वगैरह भी काट के रखते हैं और ये सारा कुछ, तो इनसे ज़रा परहेज़ करें क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इस तरह फैल सकती हैं। इसके अलावा तरबूज हम लोगों का अमूमन हम ये करते हैं कि उसको काट के ना तो फिर फ्रिज में रख लेते हैं और वो एक दो दिन पड़ा रहता है। दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। उसको काटते ही खा लें और कोशिश करें कि छोटा तरबूज लें अगर इफ़ इट्स अ स्मॉल फैमिली, क्योंकि जितनी देर वो पड़ा रहता है, अब आजकल बिजली आ जा भी रही है, उतनी देर वो जो तरबूज है उसके अंदर फर्मेंटेशन या उसके अंदर जो ख़राब होने का अमल है वो ज़रा जल्दी होता है। दैट गोज़ फॉर खरबूजा ऑल्सो। सो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये परहेज़ करें क्योंकि बच्चों को अमूमन इस तरह चीज़ें दे दें तो उनके पेट ज़्यादा नाजुक होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो इसी लिहाज से हमने प्रोग्राम किया है, आप लोगों के लिए प्लान किया है कि फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ क्या होती हैं। बॉर्न का मतलब है कि इन दोनों यानी कि वाटर और फूड, इन दोनों से क्या बीमारियां पेट की हो सकती हैं। उसके लिए आज डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हेपेटोलॉजी करते हैं यानी कि प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि लिवर के भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड उनके बारे में भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आए चल के डॉक्टर इमरान से मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम फरजीन, क्या हाल चाल है? बस शुक्र अल्लाह का। आप ठीक कैसी हैं? ठाक हैं? फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि फूड बॉर्न डिजीजेस का मैंने नाम लिया, तो वो आजकल तो ज़्यादा चांसेस है ना कि प्रॉब्लम जो है इस किस्म का हो, वो क्या होते हैं प्रॉब्लम्स? देखिए फरजीन, फूड जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तकरीबन तमाम बीमारियों में किसी ना किसी तरह से फूड का रोल होता है, लेकिन फूड बॉर्न बीमारियां हम उन बीमारियों को कहते हैं जिनमें खाने की वजह से डायरेक्टली बीमारी ट्रांसफ़र होती है। मिसाल के तौर पे जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस है, जिसको असहाल की बीमारी कहते हैं, वो डायरेक्टली फूड की वजह से ट्रांसफ़र होती है। इसी तरह और बहुत सी बीमारियां फूड की वजह से डायरेक्टली ट्रांसफ़र होती हैं। सो क्योंकि इस मौसम में पानी का इस्तेमाल और फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी और जो ड्रिंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर उसके अंदर आप एहतियात नहीं रखते तो बीमारियां ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इसी तरह जैसे आपने मेंशन किया कि चूँकि आजकल बिजली की प्रॉब्लम है, इसलिए रेफ्रिजरेटेड आइटम्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे एक आम प्रैक्टिस है कि हम लोग डीप फ्रीज़र में चीज़ें रख देते हैं, तो बेहतर नहीं है कि फ्रेश खाई जाएं? इवन डीप फ्रोजन चीज़ों का भी कोई उस लिहाज से गारंटी नहीं है कि दे वुड बी विद इलेक्ट्रिसिटी कमिंग एंड गोइंग, उनका थॉ होती हैं फिर वो वापस फ्रीज होती हैं, सो दैट कैन ऑल्सो कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो फूड फ्रीज़ की जाती है उसमें पहले उसको एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे रखना होता है जब तक आपने उसे इस्तेमाल नहीं करना। एक दफ़ा जब आप उसको पिघला देते हैं या थॉ करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो पिघल जाती है, उसकी वजह से उसमें जरासीम ग्रो कर सकते हैं और जरासीम बाज़ औक़ात ग्रो करने के बाद फ़ौरी तौर पे कुछ जहरीले मादे पैदा करना शुरू कर देते हैं। अब अगर आपने दोबारा उसको ठंडा कर दिया है, जरासीम तो शायद एक्टिव ना हो, लेकिन वो जो ख़तरनाक मादे उन्होंने पैदा किए हैं वो उस फूड में मौजूद होंगे एंड उनकी वजह से बीमारी फैल सकती है। सही, बिल्कुल सही आपकी। और ये जो कटे हुए फल जो रेडियों पे बिक रहे होते हैं और ये सारा कुछ, डू यू एडवोकेट देम? वो तो बहुत ही अनरिलायबल हैं क्योंकि एक तो बिल्कुल ओपन में है, तमाम माहौल की डस्ट और मक्खियाँ, और उसके बाद जो वो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उनके धोने का निज़ाम ठीक नहीं है क्योंकि जो भी लोग रेडी पर होते हैं वो धोते हैं, आप तो आपने देखा होगा कि वो रनिंग वाटर में उसको नहीं धोते। हाँ वो एक ही बाल्टी होती है जिसके अंदर वही बर्तन बार बार धोते रहते हैं। डॉक्टर साहब, द सेम गोज फॉर जैसे इफ वी ईट आउट, कोई तिक्का प्लेसेस या रोड साइड जो प्लेसेस हैं, उन लोगों ने, मैंने देखा एक टब रखा होता है, उसके अंदर ही वो डिप करके ले आते हैं, बिल्कुल। तो इवन दैट कैन बी द कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। क्योंकि जो स्टेगनेंट वाटर है या टब में जो वाटर है उसमें किसी शख्स ने जो बर्तन इस्तेमाल किए हैं वही बर्तन अगर उसमें वॉश किए जाते हैं, उसके बाद कोई शख्स दूसरा शख्स उन बर्तनों को इस्तेमाल करता है, तो वो बीमारी जो पहले शख्स के हाथों से उस प्लेट में या उस चमचे में ट्रांसफ़र हुई है वो दूसरे शख्स को भी लग सकती है। सो ये दिस इज़ अ वेरी पुअर वे ऑफ क्लीनिंग। हाँ, उसमें तो ऑब्वियसली हाइजीन कोई नहीं। डॉक्टर साहब, समर्स चूँकि आ रही हैं और आ चुकी हैं,
और अभी और ज़ोरों से आएंगी। बिल्कुल। तो उसमें गैस्ट्रो का अमूमन एक ब्रेकआउट होता है जिसको हम गैस्ट्रो कहते हैं। व्हाट इज़ एग्जैक्टली दैट डिजीज़ और हम उससे कैसे बच सकते हैं? गैस्ट्रो असल में अमूमन वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया की टॉक्सिन्स की वजह से छोटी आंत का निज़ाम ख़राब हो जाता है, जिसमें पानी की हैंडलिंग जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा पानी छोटी आंत में खारिज होना शुरू हो जाता है, जो डायरिया की शक्ल में सामने आता है। ये बीमारियां तकरीबन 100% पानी से या खाने की अशिया से फैलती हैं और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका इसको प्रिवेंशन ही है, क्योंकि गैस्ट्रो अगर एक दफ़ा स्टार्ट हो जाती है तो इसके नताइज ख़ासकर बच्चों में और बूढ़े अफराद में, शुगर के मरीज़ों में, दिल के मरीज़ों में या जिनको गुर्दे की बीमारी पहले से है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फेटल ख़तरनाक हो होता सकता है, है। क्योंकि इसकी वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से गुर्दे ख़राब सही, हो सकते हैं, सही, जो कि बिल्कुल। बहुत ख़तरनाक है। और बच्चे और बूढ़े डिहाइड्रेशन को ज़्यादा रिकग्नाइज़ नहीं कर नहीं सकते जल्दी। रिकग्नाइज नहीं कर सकते। दूसरा, उनका जिस्म इस तरह से बना होता है कि वो इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, सही। सो उनके किडनी के शटडाउन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि गैस्ट्रो का मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, किस तरह से ये होता है, और दूसरा ये कि अलामात इसकी डायरिया के अलावा और क्या होती हैं, और ये कि जो लोग इर्द गिर्द, फिर मोड ऑफ स्प्रेड में ही आप बता देंगे कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। गैस्ट्रो जो है बीमारी, ये इसकी ट्रांसमिशन को कहते हैं ओरोफिकल ट्रांसमिशन। इसका मतलब ये होता है कि जिस शख्स को गैस्ट्रो की बीमारी होती है, उसके मोशंस के अंदर जो जरासीम निकलते हैं वो किसी तरह दूसरे शख्स में पहुंच जाते हैं। उसकी वजह आम तौर पे यही होती है कि जिस शख्स को गैस्ट्रो होती है उसकी सफाई की तरीका जो है वो ठीक नहीं होता। अगर उसके हाथों पे जरासीम लगे हुए हैं, वही जरासीम जो हैं किसी दूसरे बर्तन के ऊपर लगते हैं, वो किसी दूसरे शख्स के जिस्म में जा सकते हैं। सो या वही वही पर्सन किचन में हैंडलिंग कर रहा यस, अगर वो किचन हैंडलिंग कर रहा है स्पेशली, दैट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि है। अगर वो किचन हैंडलिंग कर रहा है तो वो ये बीमारी बहुत ज़्यादा मरीज़ों को वबा की सूरत में फैला सकता है। सही। मसलन जो हॉस्टल के मैसेज हैं, होटल हाँ। के जो शेफ्स हैं, अगर उनको ये बीमारी है तो जब तक वो ठीक नहीं होते, दे शुड नॉट हैंडल फूड, क्योंकि वो तो एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक इस बीमारी फैलाने का मौजब बन सकते हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वाटर बॉर्न जो डिजीजेज हैं, एक तो उसमें टाइफॉइड हो गई और बहुत सारी हैं वाटर बॉर्न यस, तो। वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है, पेट के तकरीबन जितने अमराज हैं मोस्ट ऑफ देम आर वाटर बॉर्न, कि जिस तरह गैस्ट्रोएंटराइटिस है, टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है। बहुत ज़्यादा नहीं हो ये गया हेपेटाइटिस ए और ई? ये बिकॉज अब जो रेनी सीज़न आने वाला है थोड़े दिनों में, हम्म। उसमें ये हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इनका हम्म। भी डायरेक्टली ताल्लुक हाइजीन के साथ ही है। हेपेटाइटिस ए और ई दोनों ओरोफिकल रूट से ट्रांसफ़र होते हैं और पीला यरकान पैदा करते हैं। हेपेटाइटिस ए जो है वो बच्चों में बाज़ औक़ात बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसी तरह हेपेटाइटिस ई जो है ख़वातीन में, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत डेंजरस हो सकता है, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। सही। तो इसकी प्रिवेंशन यही कि जो लोग कांटेक्ट में हैं वो ये ध्यान रखें। बिल्कुल, प्रिवेंशन इसकी इसी तरह ही है कि इसकी ट्रांसमिशन भी ओरल फीकल है, यानी कि ये वायरस जो है वो स्टूल में खारिज होता है और अगर जिस मरीज़ को हेपेटाइटिस है, वो ये दूसरे मरीज़ों को अपनी पुअर हाइजीन की वजह से लगा सकता है। सही। नाइमा की ईमेल है, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराई हुई है अगेंस्ट टाइफॉइड 1 साल के लिए, तो क्या 1 साल बाद फिर से रीवैक्सीनेट करवाएंगे? टाइफाइड की वैक्सीन दो तरह की आती हैं, एक इंजेक्टेबल वैक्सीन आती है, एक ओरल वैक्सीन आती है। इनकी अमूमन प्रोटेक्टिव लाइफ जो है वो 2 से 3 साल होती है, सो इट शुड बी रिव्यूड आफ्टर 2 to 3 weeks, 2 to 3 years। अच्छा, तो 1 साल की वो तो नहीं, उन्होंने लिखी। एनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 साल में इसको रिव्यू करते इंजेक्टेबल हैं। की भी और ओरल की भी? और ओरल वैक्सीन बेहतर है। अच्छा, ओरल हाँ, ओरल वैक्सीन यानी कि लेकिन आप। ओरल वैक्सीन मेरा ख्याल है अवेलेबल नहीं है, हमारे यहाँ इंजेक्टेबल वैक्सीन अवेलेबल है। सही। सो वो लोग जो स्विमिंग और वाटर बॉर्न एक्सरसाइजेज करते हैं या ज़्यादा, जैसे उन लोगों को टाइफॉइड का ज़रूर शॉट लगवा लेना चाहिए। बिल्कुल, जिस वक्त अब बच्चे को आप स्कूल से स्विमिंग पूल में एंटर करवाते हैं तो टाइफाइड की वैक्सीन करवाना उसके लिए खासा इंपॉर्टेंट है। सही। एक ज़माने में डॉक्टर साहब टाइफॉइड कॉलरा दोनों का नाम होता था, अब कुछ कॉलरा मेरे ख्याल में आउट ऑफ फैशन हो गया। कॉलरा आउट ऑफ फैशन तो नहीं है, कॉलरा के केसेस अभी भी देखने में आते हैं, लेकिन उनकी शिद्दत पहले की तरह नहीं है। असल में जब से हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है गैस्ट्रोएंटराइटिस की, उसके बाद से इनकी वजह से शरह अमवात जो है वो कम हो गई है। कॉलरा में अगर आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट ठीक तरह से करते हैं
तो ये फेटल बीमारी नहीं है। इसका प्रॉब्लम उसी सेम वक्त गोज होता फॉर है। गैस्ट्रो के गैस्ट्रो में अगर हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर लें जल्दी। यस एग्जैक्टली, कॉलरा इज वन कॉज ऑफ गैस्ट्रो। कि गैस्ट्रो के वायरसेस में कॉलरा भी आता है, वायरसेस भी आते सही हैं हो और गया। टॉक्सिन्स भी आते हैं। सो अगर हम उनकी फ्लूइड रिप्लेसमेंट प्रॉपर और टाइमली करना शुरू कर दें तो ज़्यादा खतरनाक बीमारियां नहीं हैं। ये खतरनाक उसी सूरत में होती हैं जब आप पेशेंट को डिहाइड्रेशन की स्टेट में चला जाता है। सालेहा ने ये ईमेल की हुई है कि ये बताएं डॉक्टर साहब से पूछ के कि मेरे बच्चे को अक्सर ये 3 माह का इनका बच्चा और अक्सर उसका पेट खराब रहता है, तो क्या फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या घर के टोटकों से? सौंफ का पानी इन्होंने लिखा है कि उससे लेकिन इलाज इसमें ये देखना ज़रूरी है कि बच्चे को फीड क्या मिल रही है, क्या वो मदर फीड के ये ऊपर नहीं है उन्होंने लिखा। या वो नॉन मदर फीड के ऊपर है। मदर फीड के ऊपर है तो आमतौर पे 2-3 मोशंस बच्चे को आ जाते हैं, तो कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर इससे ज़्यादा हैं और अगर बच्चा जो है वो एक्टिव नहीं है फिर तो डेफिनेटली किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर 2-3 मोशन दिन में आते हैं, बच्चा एक्टिव है, फीड लेता है, तो उसमें परेशानी की बात नहीं सही। है। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मुबशर बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी मुबशर साहब, आपका क्या क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब अगर एक दफ़ा मुझे हेपेटाइटिस हो गया, मैंने उसकी ट्रीटमेंट भी करवाई है जिसमें इंजेक्शन वगैरह मैंने लगवाए हैं। कौन सा और हेपेटाइटिस? मेरा पीसीआर पॉजिटिव था। नहीं, हेपेटाइटिस कौन सा हुआ आपको? हेपेटाइटिस सी जी। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस सी। सी, राइट, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताएं। मैंने उसके सारी ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसके बाद जो है ना मैंने दोबारा टेस्ट करवाया है। हाँ। और वो नेगेटिव हो चुका है मेरा हेपेटाइटिस सी पीसीआर जो है। सही हो गया। लेकिन इलाइजा मेरा अभी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मैं डॉक्टर से पूछना चाह रहा था क्या ये मेरा, क्योंकि मैंने बाहर जाने के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो मेरा मैं जब भी स्क्रीनिंग अपनी करवाता हूँ तो मेरा इलाइजा की वजह से मेरी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। मुबशर, अभी आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से पूछते हैं, लेकिन एक ब्रेक का टाइम हो गया। नाजरीन प्लीज़ ब्रेक पे जाएं।